एक खास तरह की खामोशी होती है जो किसी के अलविदा कहने से बहुत पहले ही छा जाती है। ये किसी ड्रामा या झगड़े से जाहिर नहीं होती। ये धीरे धीरे उन फोन कॉल्स के बीच बनती है जो छुट्टियों में नहीं होती, जहां आप बहाने बनाते हैं कि आप क्यों नहीं आ सकते। उन पलों में जब आप अपनी स्क्रीन पर उनका नाम देखते हैं और मैसेज पढ़ने से पहले ही आपका पूरा शरीर तनाव में आ जाता है। हो सकता है आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हों जो इस खामोशी में जी रहा हो सकता है आप ही हों। कनेक्शन का वो शांत क्षरण जो बाहर से बहता हुआ लगता है लेकिन अंदर से जिंदा रहने जैसा लगता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि परिवार से नाता तोड़ना एक जल्दबाजी में लिया गया फैसला है, कुछ ड्रामेटिक, कुछ गुस्से या नाराजगी से भरा हुआ, कुछ ऐसा जो एक भयानक बहस के बाद गुस्से में हो जाता है। लेकिन साइकोलॉजी एक बहुत अलग कहानी बताती है। ज्यादातर लोग जो इस पॉइंट पर पहुंचते हैं उनके लिए फैसला जोरदार नहीं होता, ये भारी होता है, ये धीमा होता है, और ये आम तौर पर हर दूसरे ऑप्शन के फेल हो जाने के बाद आखिरी कदम होता है। बातचीत की हर कोशिश को खारिज कर दिए जाने के बाद, बदलाव की हर उम्मीद के चुपचाप खत्म हो जाने के बाद। रिश्ता तोड़ना एक पल में नहीं होता, ये सालों में होता है, जब दुख के छोटे छोटे ढेर इतने धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं कि आपको इसका बोझ पता ही नहीं चलता, जब तक कि आप मुश्किल से उसके नीचे खड़े हो पाते हैं। यही वो हिस्सा है जो लोगों को असहज महसूस कराता है। लोग परिवार से इसलिए दूर नहीं हो जाते क्योंकि वे कमजोर या मतलबी होते हैं या माफ नहीं कर सकते। वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वे बहुत लंबे समय तक मजबूत बने रहे। जब उन्हें बोलना चाहिए था तब वे चुप रहे, जब उन्हें ईमानदार होना चाहिए था तब वे विनम्र रहे। जब सबूत उन्हें दिखाते रहे कि उम्मीद उन्हें बस किसी ऐसी चीज से बांधे हुए है जो धीरे धीरे उनके खुद को खत्म कर रही है, तब भी वे उम्मीद में रहे। वे उन लोगों के प्रति वफादार रहे जो उन्हें छोटे छोटे लेकिन लगातार तरीकों से दिखाते रहे कि उनकी इमोशनल जरूरतें कभी पूरी नहीं होंगी, उनकी भावनाओं को कभी सही नहीं माना जाएगा, घटनाओं के बारे में उनके बयान पर कभी विश्वास नहीं किया जाएगा। और दिलचस्प बात यह है कि दिमाग इमोशनल नजरअंदाज को किसी एब्स्ट्रैक्ट या फिलोसॉफिकल चीज के तौर पर नहीं समझता। वो इसे एक खतरे के तौर पर देखता है। कोई बड़ा खतरा नहीं, ना ही कोई साफ खतरा जैसे फिजिकल खतरा, बल्कि सुरक्षा का धीरे धीरे कम होना, जो इतनी धीरे धीरे होता है कि आपको पता ही नहीं चलता कि आप सर्वाइवल मोड में जी रहे हैं, जब तक कि आप आखिरकार इससे बाहर नहीं निकल जाते। इंसान का नर्वस सिस्टम कनेक्शन बनाने के लिए बना है, खासकर परिवार के साथ, खासकर उन लोगों के साथ जो हमें तब सुरक्षित रखने वाले थे जब हम छोटे और लाचार थे। लेकिन ये सुरक्षा के लिए भी बना है। और जब कनेक्शन बार बार कंफ्यूजन, एंग्जाइटी, खुद पर शक या दर्द का कारण बन जाता है, तो दिमाग कुछ बहुत खास करने लगता है। ये जान पहचान को खतरे से जोड़ने लगता है। इसीलिए जो लोग परिवार से नाता तोड़ लेते हैं, वे अक्सर कुछ ऐसा कहते हैं जो बाहर वालों को कंफ्यूजिंग लगता है, कुछ ऐसा जो उन लोगों को समझ नहीं आता जिन्होंने कभी इस तरह का रिश्ता महसूस नहीं किया। जब मैंने उनसे बात करना बंद किया तो मुझे ज्यादा शांति महसूस हुई, ज्यादा खुशी नहीं, जश्न मनाने जैसा आराम नहीं, सही साबित होने जैसा या जीत का एहसास नहीं, ज्यादा शांति। वो शांति क्रूरता नहीं है, ये रेगुलेशन है। ये नर्वस सिस्टम को सालों तक असर के लिए तैयार रहने के बाद आखिरकार आराम करने की इजाजत मिलना है। सालों तक सावधानी से चलना, सालों तक ये न जानना कि जब आप कॉल करेंगे या मिलने जाएंगे या किसी फैमिली गैदरिंग में जाएंगे तो आपको इंसान का कौन सा रूप मिलेगा। साइकोलॉजिस्ट इसे रिजेक्शन नहीं, बल्कि बाउंड्री से घिरा हुआ सर्वाइवल बताते हैं। दिमाग किसी को सजा देने की कोशिश नहीं कर रहा है, ये बैलेंस ठीक करने की कोशिश है। ये एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश है जहां इंसान आखिरकार अपने विचार सुन सके, बिना किसी और की आवाज के जो तुरंत उनका खंडन करे, उन्हें खारिज करे या उनके अनुभव को तब तक न बदले जब तक वे अपनी सोच पर भरोसा न कर सकें। और यहीं पर गलतफहमी गहरी होती है, जहां बाहरी लोगों का जजमेंट सबसे ज्यादा तेज हो जाता है। फैमिली बॉन्ड बिना किसी शर्त के होने चाहिए, है ना?
हमें यही सिखाया जाता है, कल्चर हमें यही बताता है कि खून पानी से गाढ़ा होता है, कि परिवार हमेशा के लिए है, कि आप माफ कर दें और भूल जाएं, और चाहे कुछ भी हो जाए सामने आते रहें, क्योंकि परिवार का यही मतलब है। लेकिन हेल्दी साइकोलॉजी का मतलब अनलिमिटेड टॉलरेंस नहीं है। माफ करने और लगातार एक्सपोजर में फर्क होता है। एक ठीक होने देता है, दूसरा चुपचाप उसी इमोशनल चोट को बार बार खोल सकता है जब तक कि निशान और थकावट के अलावा कुछ न बचे। बहुत से लोग जो परिवार से नाता तोड़ लेते हैं, वे असल में दूरी नहीं चाहते, ये लक्ष्य नहीं है। जब वे फैसला लेते हैं तो वे यही उम्मीद नहीं कर रहे होते। वे बिना किसी शर्त के सुरक्षा चाहते हैं। वे ऐसी बातचीत चाहते हैं जिसमें किसी और के कंफर्ट लेवल के हिसाब से खुद को छोटा न करना पड़े। वे ऐसे रिश्ते चाहते हैं जहां प्यार बात मानने से न जुड़ा हो, जहां हर बात पर सहमत होने की शर्त न हो, जहां आप जैसे हैं वैसे रहने पर चिंता के रूप में बुराई न हो। वे ऐसी जगह चाहते हैं जहां उनकी पहचान को ऐसी कमी की तरह न देखा जाए जिसे ठीक करने की जरूरत हो, जहां उनकी पसंद पर लगातार सवाल ना उठाए जाए, जहां उनकी सीमाओं को बेइज्जती ना समझा जाए। और जब उन जरूरतों को बार बार नजरअंदाज किया जाता है, जब उनसे कहा जाता है कि वे बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं, या वे ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, या उन्हें चीजें गलत याद आ रही हैं, तो अंदर ही अंदर कुछ बदल जाता है। पहले तो मन समझौता करने की कोशिश करता है। शायद अगर मैं इसे अलग तरह से समझाऊं, शायद अगर मैं अपनी उम्मीदों को थोड़ा बदल दूं, शायद अगर मैं बस ये मान लूं कि वे ऐसे ही है, तो वो समझाने की कोशिश करता है। बैठकर ये बताने की कोशिश करता है कि असल में क्या दुख दे रहा है, असल में क्या बदलने की जरूरत है। फिर वो चुप रहने, पीछे हटने, जगह बनाने की कोशिश करता है, ये उम्मीद करते हुए कि दूरी कुछ ठीक कर देगी। और आखिर में जब इनमें से कुछ भी काम नहीं करता, तो वो दूर रहना चुनता है। जिस बात पर बहुत कम बात होती है वो ये है कि वो कमी असल में कितनी दर्दनाक होती है। क्योंकि परिवार से नाता तोड़ने से लगाव खत्म नहीं होता, बल्कि रुक जाता है। इमोशनल रिश्ता सिर्फ इसलिए खत्म नहीं हो जाता कि आप फोन कॉल्स का जवाब देना या छुट्टियों में जाना बंद कर देते हैं। ये अंडरग्राउंड हो जाता है। ये आपके नर्वस सिस्टम में, आपकी यादों में, उन रिश्तों को संभालने के लिए आपके बनाए रिफ्लेक्स में रहता है। यही वजह है कि जो लोग परिवार से नाता तोड़ लेते हैं, वे आज भी जन्मदिन पर उनके बारे में सोचते हैं। छुट्टियों में जब बाकी सब लोग परिवार के साथ की तस्वीरें पोस्ट कर रहे होते हैं, तब भी उन्हें एक हल्का सा दर्द महसूस होता है। देर रात तक सोचते रहते हैं कि क्या कभी चीजें अलग हो सकती हैं। अगर कुछ ऐसे शब्द हों जिन्हें उन्होंने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया हो, जो आखिरकार दूसरे इंसान को समझा सके। अगर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता तो भी दुख नहीं होता। अगर वे सच में ठंडे या बेरहम होते तो अलग होना आसान लगता, लेकिन ऐसा नहीं होता। साइकोलॉजिकली इसे एम्बिगुअस लॉस या अनसॉल्व्ड अटैचमेंट कहते हैं। रिश्ता स्ट्रक्चरल तौर पर खत्म होता है, लेकिन इमोशनल तौर पर नहीं। और वो अनसॉल्व्ड अटैचमेंट अक्सर गिल्ट पैदा करता है। ये भारी, लगातार रहने वाली फीलिंग जो आपके सीने में बैठी रहती है और फुसफुसाती है कि आप कुछ गलत कर रहे हैं। इसीलिए नहीं कि फैसला गलत था, बल्कि इसीलिए कि इंसानों को ये मानने के लिए बनाया गया है कि वफादारी का मतलब नैतिकता है। छोटी उम्र से ही हम में से ज्यादातर लोगों को सिखाया जाता है कि परिवार का साथ देना ही कैरेक्टर का सबूत है, कि चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, साथ रहना अच्छा है, कि दूर जाना आपको मतलबी, एहसान फरामोश, खराब बनाता है। इसलिए जब कोई छोड़ता है, भले ही खुद को बचाने के लिए, सालों तक सब कुछ आजमाने के बाद भी, तो उनका मन अक्सर एक बुरा सवाल पूछता है, इससे मैं कैसा इंसान बन जाता हूं? कैसा इंसान अपने ही परिवार से नाता तोड़ लेता है? और ये सवाल इतना वजनदार इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ अंदर से नहीं आ रहा है, ये कल्चर से आ रहा है। उन अजनबियों से जो पूरी कहानी नहीं जानते, परिवार के दूसरे सदस्यों से जो अलग होने से नाराज है, अच्छे इरादे वाले लोगों से जो ऐसी बातें कहते हैं, लेकिन वे तुम्हारे माता पिता है, या जिंदगी छोटी है, वरना जब वे चले जाएंगे तो तुम्हें इसका पछतावा होगा। यहीं पर अंदर का झगड़ा तेज हो जाता है,
क्योंकि एक तरफ शांति है, राहत है, आखिरकार अपने कंधों में उस लगातार तनाव के बिना सांस ले पाना है, और दूसरी तरफ शर्म है, गिल्ट है। ऐसा लगता है कि आप किसी जरूरी चीज में फेल हो गए हैं, कि आपने एक अच्छा इंसान होने का कोई अनकहा कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया है, और दिमाग दोनों को संभालने में मुश्किल महसूस करता है। इमोशनल बाउंड्री बनाने पर हुई स्टडीज से पता चलता है कि जो लोग परिवार से दूरी बनाते हैं, उनमें अक्सर इमोशनल क्लैरिटी बढ़ती है, लेकिन खुद को खोजने की इच्छा भी बढ़ती है। वे अपने मन में बातचीत को दोहराते हैं, वे टोन और इरादे को फिर से एनालाइज करते हैं। उन्हें लगता है कि क्या वे बहुत ज्यादा सेंसिटिव, बहुत ज्यादा सख्त, बहुत ज्यादा डिमांडिंग थे। वे उन बातचीत के दूसरे वर्षन सोचते हैं जहां उन्होंने कुछ अलग, कुछ बेहतर कहा होता, कुछ ऐसा जिससे आखिरकार चीजें ठीक हो जाती। लेकिन यहां एक साइकोलॉजिकल सच है जिस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। जो परिवार के प्रति वफादारी के बारे में सभी कल्चरल मैसेज के नीचे दब जाता है। जो लोग परिवार से नाता तोड़ लेते थे, वे लगभग हमेशा जितना होना चाहिए था उससे ज्यादा समय तक साथ रहने की कोशिश करते थे। वे ऐसे पैटर्न को बर्दाश्त करते थे जो धीरे धीरे उनके सेल्फ सेंस को कमजोर करते थे। वे ऐसी एक्सप्लेनेशन मान लेते थे जो उनकी भावनाओं को कम आंकती थी। वे माफी का इंतजार करते थे जो कभी नहीं आई। उन्होंने बार बार मौके दिए, इस उम्मीद में कि इस बार कुछ अलग होगा, कि ये बातचीत आखिरकार आगे बढ़ेगी, कि इस सीमा का सम्मान किया जाएगा। और आखिरी फैसला अक्सर किसी बड़ी धमाकेदार घटना के बाद नहीं, बल्कि एक एहसास के बाद आता है। ये पैटर्न बदल नहीं रहा है। मैं चाहे कुछ भी कर लूं, चाहे मैं कितनी भी साफ साफ बात कर लूं, चाहे मैं कितनी भी सीमाएं तय कर लूं, ये बुनियादी डायनामिक बदलने वाला नहीं है। ये एहसास कोई ड्रामेटिक बात नहीं है, ये बहुत बुरा है, क्योंकि इसका मतलब है दुख मनाना। सिर्फ उस रिश्ते के लिए नहीं जो आपके पास था, बल्कि उस रिश्ते के लिए भी जिसकी आपने उम्मीद की थी, जिसे आप बनाने की कोशिश करते रहे, जिसके बारे में आपने सोचा था कि अगर हर कोई थोड़ी और कोशिश करे तो ये मुमकिन है। और दुख दिमाग के कनेक्शन को प्रोसेस करने के तरीके को बदल देता है। न्यूरोसाइंस दिखाता है कि जब दुख का हल नहीं होता, जब आप किसी ऐसी चीज के लिए दुख मना रहे होते हैं जो टेक्निकली अभी भी जिंदा है और मौजूद है, तो दिमाग इमोशनल रिस्क के बारे में बहुत ज्यादा अवेयर हो जाता है। ये निराशा का अंदाजा लगाना सीख जाता है। ये उन पैटर्न के लिए एक तरह का रडार डेवलप करता है जिनसे आपको पहले दुख हुआ था। इसलिए दूरी सजा नहीं, बल्कि बचाव का एक तरीका बन जाती है। ये दिमाग कह रहा है, मैं एक ही तरह से दुख नहीं सह सकता, और मैं दूसरे इंसान को नहीं बदल सकता। तो एकमात्र वेरिएबल जिसे मैं कंट्रोल कर सकता हूं, वो है मेरा एक्सपोजर। एक और गलत समझा जाने वाला पहलू ये है, लोग मानते हैं कि परिवार से नाता तोड़ने का मतलब है पुरानी बातों को मिटा देना, ऐसा दिखाना कि ऐसा हुआ ही नहीं, ऐसे आगे बढ़ जाना जैसे उन रिश्तों का कोई मतलब ही नहीं था। असल में इसका मतलब अक्सर पुरानी बातों को बहुत साफ साफ याद रखना होता है। इसका मतलब है उन पैटर्न को पहचानना जो कभी नॉर्मल लगते थे, लेकिन अब बड़ों की नज़र से देखने पर नुकसानदायक लगते हैं। बच्चों के तौर पर हमें जो दिया जाता है, हम उसे नॉर्मल मान लेते हैं। हमारे पास ये समझने का कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं होता कि हेल्दी कैसा दिखता है। इसलिए हम मान लेते हैं कि हमारा अनुभव यूनिवर्सल है, कि हर किसी का परिवार इसी तरह चलता है। बड़े होने पर हम जो अनुभव करते हैं उसे नाम देते हैं, हम उसके लिए भाषा बनाते हैं। हम अपने बचपन की तुलना उससे करते हैं जो अब हम इमोशनल हेल्थ के बारे में समझते हैं, और किसी चीज का नाम लेने से सब कुछ बदल जाता है। जो कभी जैसा था वैसा ही बन जाता है जैसे उसने मुझ पर असर डाला हो। ये बदलाव बहुत ताकतवर और डरावना है, क्योंकि एक बार जब आप साफ साफ देख लेते हैं तो आप उसे अनदेखा नहीं कर सकते। एक बार जब आप पैटर्न को पहचान लेते हैं तो आप ये दिखावा नहीं कर सकते कि वो है ही नहीं, और ये साफ बात हमें फैसला लेने पर मजबूर करती है। क्या मैं उस डायनामिक में हिस्सा लेता रहूं जिसकी कीमत मुझे अपनी शांति, अपनी सेल्फ ट्रस्ट,
अपने परिवार में सुरक्षित महसूस करने की काबिलियत चुकानी पड़ती है, या मैं इमोशनल स्टेबिलिटी के बदले दूरी का दर्द मान लूं? कोई भी ऑप्शन अच्छा नहीं लगता। समय के साथ बस एक ऑप्शन कम दुख देता है। यहां एक बात है जिसे बहुत कम माना जाता है। जो लोग परिवार से नाता तोड़ लेते हैं, वे अक्सर बहुत ज्यादा रिलेशनल होते हैं। वे बहुत ज्यादा परवाह करते हैं। वे गहराई से महसूस करते हैं, और इसी वजह से वे टूटने की कगार पर पहुंच जाते हैं। इमोशनली अलग थलग लोग सालों तक इस चॉइस से नहीं जूझते। वे इस बात पर परेशान नहीं होते कि वे सही काम कर रहे हैं या नहीं। वे बातचीत को दोहराते हुए अपनी नींद नहीं खोते। इमोशनली अवेयर लोग ऐसा करते हैं। वही सेंसिटिविटी जो किसी को दयालु बनाती है, जो उन्हें कुछ गलत होने पर नोटिस कराती है, जो उन्हें रिलेशनशिप डायनामिक्स पर ध्यान देती है, वही लंबे समय तक चलने वाले इमोशनल नुकसान को असहनीय बना देती है। और वो सेंसिटिविटी कट ऑफ के बाद बंद नहीं होती, ये बस रीडायरेक्ट करती है। बहुत से लोग उस परवाह को दोस्ती, चुने हुए परिवार, क्रिएटिव काम, थेरेपी, अंदरूनी ग्रोथ में लगाते हैं। इसलिए नहीं कि उन्होंने अपने बायोलॉजिकल परिवार को बदल दिया, इसलिए नहीं कि वे पूरी तरह से आगे बढ़ गए हैं, बल्कि इसलिए कि इंसान की कनेक्शन की जरूरत कभी खत्म नहीं होती। ये अडैप्ट हो जाता है। साइकोलॉजिकल नजरिए से इसे रिलेशनल रीऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। मन वहीं रीस्ट्रक्चर होता है जहां उसे अटैच होने में सेफ महसूस होता है। और दिलचस्प बात यह है कि जो लोग इससे गुजरते हैं, वे अक्सर सभी रिश्तों में मजबूत बाउंड्री बना लेते हैं। वे इस बारे में ज्यादा सोच समझकर काम करते हैं कि किसे अपने करीब आने दें। इस बारे में ज्यादा सेलेक्टिव हो जाते हैं कि कौन उनकी अंदर की दुनिया में जा सकता है। वे उन शुरुआती वार्निंग साइन के बारे में ज्यादा अवेयर हो जाते हैं कि कोई इमोशनली सेफ नहीं है, ज्यादा ठंडा नहीं, ज्यादा क्लियर। वे सबको बाहर रखने के लिए दीवारें नहीं बनाते। वे उन चीजों को बचाने के लिए बाउंड्री बनाते हैं जिन्हें ठीक करने के लिए उन्होंने इतनी मेहनत की है। लेकिन इस अनुभव का एक हिस्सा ऐसा भी है कि लगभग कोई भी आपको अकेलेपन के लिए तैयार नहीं करता। तब भी जब फैसला सही हो, तब भी जब आप लॉजिकली जानते हो कि रुकना आपको बर्बाद कर देता, तब भी ये अकेलापन महसूस करा सकता है, क्योंकि समाज इस तरह के दुख के लिए ज्यादा स्क्रिप्ट नहीं देता। मौत के जरिए हुए नुकसान के लिए रस्में होती हैं, कैसरल और कंडोलेंस कार्ड और फ्यूनरल सर्विस होती हैं। ब्रेकअप, डिवोर्स, खत्म होने वाली दोस्ती के लिए शब्द होते हैं। लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति के लिए दुख मनाने के लिए बहुत कम पब्लिक भाषा होती है, जो अभी भी जिंदा है, अभी भी मिल सकता है, अभी भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहा है, लेकिन अब आपके आसपास रहने के लिए इमोशनली सेफ नहीं है। इसलिए लोग चुपचाप दुख मनाते हैं। वे उन पलों में दुख मनाते हैं जब वे अचानक से चौंक जाते हैं। एक जाना पहचाना गाना जो उन्हें बचपन की याद दिलाता है, एक याद जो अचानक सामने आती है, एक कहावत जो घर जैसी लगती है, घर के मुश्किल होने से पहले लगती थी। और कभी कभी वे सोचते हैं कि क्या दूरी का मतलब नाकामी है? अगर खुद को चुनने का मतलब है कि आप काफी मजबूत नहीं थे, काफी माफ करने वाले नहीं थे, काफी सब्र नहीं रखते थे। लेकिन साइकोलॉजी कुछ और ही बताती है। कभी कभी दूरी सेल्फ रिस्पेक्ट का सबसे सच्चा रूप होती है। हर रिश्ता आपके साथ नहीं बढ़ सकता, हर रिश्ता अवेयरनेस के साथ नहीं टिक सकता। और ये किसी को विलेन नहीं बनाता, ये उन्हें इंसान बनाता है। लोग अलग अलग रेट से बढ़ते हैं, वे अलग अलग स्पीड से अवेयरनेस डेवलप करते हैं। उनमें सेल्फ रिफ्लेक्शन, अकाउंटेबिलिटी, बदलाव के लिए अलग अलग कैपेसिटी होती हैं। और कभी कभी वे अंतर इतने बड़े हो जाते हैं कि उन्हें पाटा नहीं जा सकता। एक मिथक है कि हीलिंग का मतलब सुलह है, कि अगर आपने सच में काम किया है, अगर आप सच में हील हुए हैं, तो आप वापस जाकर उन लोगों के साथ रिश्ता बना पाएंगे जिन्होंने आपको दुख पहुंचाया है। लेकिन हीलिंग का मतलब अक्सर इंटीग्रेशन होता है। जो हुआ उसे बिना बहाने बनाए समझना, जो बदला नहीं जा सकता उसे स्वीकार करना।
प्यार और दूरी दोनों को बिना किसी को अपनी कीमत तय करने दिए निभाना सीखना। जो लोग अपने परिवार से नाता तोड़ लेते हैं, उनकी साइकोलॉजी रिजेक्शन के बारे में नहीं होती, ये रिजोल्यूशन के बारे में होती है। शांति के नाम पर खुद को धोखा देना बंद करने का रिजोल्यूशन, दिखावे के बजाय इमोशनल सेफ्टी चुनने का रिजोल्यूशन, ईमानदारी से जीने का रिजोल्यूशन, भले ही ईमानदारी की कुछ कीमत चुकानी पड़े। और शायद सबसे जरूरी सच यही है, ज्यादातर लोग जो इस रास्ते पर चलते हैं, वे कभी ऐसा नहीं चाहते थे। वे कनेक्शन चाहते थे, वे रिपेयर चाहते थे, वे अंडरस्टैंडिंग चाहते थे। दूरी मकसद नहीं थी, ये क्लैरिटी का नतीजा था। और एक बार मिल जाने वाली क्लैरिटी दुनिया में इंसान के चलने का तरीका हमेशा के लिए बदल देती है। शांत, मजबूत, खुद में ज्यादा जुड़ा हुआ, परफेक्ट नहीं, लेकिन असली।